नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। आज की हमारी चर्चा एक ऐसी कहानी पर है जिसकी शुरुआत एक आवाज से होती है। सोचिए, एक गांव है जो महामारी की चपेट में है। हर तरफ मौत का सन्नाटा है और उस खौफनाक खामोशी को चीरती हुई एक ढोलक की आवाज गूंज रही है। ये आवाज फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक के बिल्कुल केंद्र में है। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें ना सिर्फ रेणु की दुनिया में ले जाते हैं बल्कि इस कहानी के हर एक पहलू को समझने में मदद करते हैं। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी सिर्फ एक पहलवान की कहानी क्यों नहीं है, बल्कि एक कलाकार और बदलते हुए समाज की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर कैसे बन जाती है। इस कहानी की गहराई में उतरने से पहले मुझे लगता है कि इसके लेखक को समझना बहुत जरूरी है। कौन थे फणीश्वरनाथ रेणु, जिनकी कलम ने हिंदी साहित्य को एक नई ही दिशा दे दी? रेणु का जन्म 1921 में बिहार के एक गांव में हुआ और ये जानना जरूरी है कि वो सिर्फ कलम चलाने वाले लेखक नहीं के, वो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में भी हमेशा सक्रिय रहे हैं। लेकिन हिंदी साहित्य में उनका नाम अमर हुआ 1954 में आए उनके उपन्यास मैला आंचल से। मैला आंचल, हाँ, कहते हैं इस एक उपन्यास ने हिंदी साहित्य में आंचलिकता की लहर पैदा कर दी। ये आंचलिकता है क्या मतलब इसका? आंचलिकता का मतलब है जब कोई लेखक किसी बड़े शहर या किसी महान हीरो की कहानी ना कहकर किसी एक छोटे से अंचल एक इलाके को ही अपनी कहानी का हीरो बना दे। रेणु ने यही किया। उन्होंने उस इलाके की बोली, वहाँ के लोकगीत, वहाँ के लोगों के सुख दुख, वहाँ की धूल मिट्टी को साहित्य के पन्नों पर जिंदा कर दिया। उनकी भाषा में एक अजीब सा संगीत था। ऐसा लगता था जैसे गद्य नहीं, कोई धुन सुनाई दे रही हो। और वही धुन, वही संगीत हमें पहलवान की ढोलक में सुनाई देता है। कहानी का पहला ही पन्ना आपको जकड़ लेता है। जाड़े के दिन, अमावस्या की रात, और पूरा गांव मलेरिया और हैजे से एक डरे हुए बच्चे की तरह कांप रहा है। हर तरफ मौत की आहट। उस भयानक सन्नाटे में सिर्फ एक ही चीज जिंदा लगती है, पहलवान की ढोलक की आवाज। हाँ, वो ढोलक सिर्फ एक साज नहीं है, वो उस मरते हुए गांव में जैसे जिंदगी फूंकने की कोशिश कर रही है। तो इस भयानक माहौल के बीच में ये जो ढोलक बज रही है, इसे बजा कौन रहा है? कौन है ये शख्स जो मौत के सन्नाटे को अपनी कला से चुनौती दे रहा है? यही तो कहानी का दिल है। ये शख्स है लुट्टन सिंह पहलवान। कहानी हमें उसके अतीत में ले जाती है। 9 साल का था जब उसके माँ बाप गुजर गए। विधवा सास ने उसे पाला। गांव के लोग उसकी सास को ताने मारते, परेशान करते थे और बस उन्हीं से बदला लेने के लिए उस लड़के ने पहलवानी शुरू कर दी। यानी उसकी कला का जन्म ही एक तरह के प्रतिरोध से हुआ, एक गुस्से से। बिल्कुल। और वो कसरत करते करते इतना तगड़ा हो गया कि जवानी में उसके जैसा पहलवान पूरे इलाके में कोई नहीं था। फिर एक दिन वो पास की श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया और वहां उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने पंजाब के मशहूर पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे दी। हाँ, वही चांद सिंह जिसे शेर के बच्चे का खिताब मिला था। सब उसे पागल समझ रहे थे। राजा ने भी उसे 10 रुपए देकर कहा कि जाओ मेला घूमो, पर वो अड़ा रहा। और यहाँ से रेणुका का जादू शुरू होता है। कुश्ती शुरू होती है। चांद सिंह लुट्टन पर हावी हो जाता है। उसे लगभग चित करने ही वाला होता है कि तभी ढोल की एक आवाज गूंजती है, धाक तिना तिरकट तिना, जिसका मतलब था दाव काटो, बाहर हो जाओ। ये कमाल है, ढोलक उससे बात कर रही थी। हाँ, और लुट्टन के लिए वो ढोलक की आवाज किसी गुरु के आदेश जैसी थी। उसने फौरन दाव काटकर खुद को बचाया। पूरा मजमा हैरान था। और फिर ढोलक ने एक नया आदेश दिया, एक ऐसी आवाज जिसने उस दंगल का नतीजा ही तय कर दिया। चगाक चट धा, यानी उठा पटक दे। और लुट्टन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चांद सिंह को उठाकर जमीन पर दे मारा। शेर का बच्चा चारों खाने चित्त हो गया। क्या पल रहा होगा वो। उस एक जीत ने लुट्टन की दुनिया ही बदल दी। हाँ, राजा श्यामानंद ने उसे हाथों हाथ लिया और अपना राज पहलवान बना लिया। तो अगले 15 साल उसकी जिंदगी का स्वर्ण काल थे। बिल्कुल। दरबार में इज्जत, अच्छा खाना पीना, कसरत और 2 बेटे हुए जो उसी के नक्शे कदम पर चल रहे थे। वो अजय था। वो अक्सर अपने बेटों से कहता था, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, ये ढोल है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, जब वो कहता है कि ढोल ही मेरा गुरु है, इसका असल में क्या मतलब है? क्या उसकी कला ने किसी भी इंसानी रिश्ते या गुरु की जगह ले ली थी?
वो एक कलाकार से ज्यादा, जैसा कि स्रोत में लिखा है, एक दर्शनीय जीव बन गया था। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। एक तरह से हाँ, वो राजा की शान का प्रतीक था। उसकी कला का मूल्य उसकी अपनी संतुष्टि से ज्यादा दरबार के मनोरंजन और राजा के सम्मान में था। वो राजा के लिए एक ट्रॉफी की तरह था, और यही चीज, यही निर्भरता उसके पतन का कारण भी बनती है जब मनोरंजन का जरिया बदलता है तो कलाकार की अहमियत खत्म हो जाती है। और यही हुआ। बूढ़े राजा की मौत हो गई और विलायत से पढ़कर आए नए राजकुमार ने गद्दी संभाल ली। और राजकुमार के लिए कुश्ती एक हॉरिबल चीज थी, एक जंगली खेल। उसने दंगल बंद करवा दिए और उसकी जगह घोड़े की रेस ने ले ली। मैनेजर और दूसरे दरबारियों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जी सरकार, हॉरिबल। तो 15 साल की वफादारी, 15 साल की शोहरत एक झटके में खत्म। उसे गिड़गिड़ाने का मौका तक नहीं दिया गया। उसी दिन वो अपनी ढोलक कंधे पर लटकाकर अपने बेटों के साथ वापस गांव आ गया। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। ये सिर्फ एक राजा का बदलना नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था का बदलना है। स्रोत के शब्दों में कहें तो ये भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। एक ऐसी नई व्यवस्था जिसे जमीनी कलाओं और परंपराओं से कोई लेना देना नहीं, जो उन्हें पिछड़ा हुआ मानती है। और इस बदलाव ने लुट्टन जैसे लोक कलाकार को सम्मान के आसन से उठाकर उस लाचारी में धकेल दिया जहां उसे पेट भरने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। गांव लौटकर उसने स्कूल खोलने की कोशिश की, नौजवानों को कुश्ती सिखाने लगा, लेकिन गरीबी में पहलवानी जैसा महंगा शौक कौन पालता। धीरे धीरे सबने आना बंद कर दिया। वो सिर्फ अपने दोनों बेटों को ही ढोलक बजा बजा कर सिखाता रहा। लड़के दिन भर मजदूरी करते, जो कमाते उसी से घर चलता। सोचिए, एक राज पहलवान की ये हालत हो गई थी। और फिर कहानी और भी अंधेरे में डूब जाती है। गांव पर वो विपदा आती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। पहले सूखा, फिर अकाल, और फिर मलेरिया और हैजे की महामारी। घर के घर खाली होने लगे, रोज लाशें उठने लगी। सूर्यास्त होते ही लोग डर के मारे अपनी झोपड़ियों में बंद हो जाते। ऐसी खामोशी कि कोई माँ अपने मरते हुए बेटे को बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत भी नहीं कर पाती थी। और उस खामोशी को, उस डर को सिर्फ लुट्टन की ढोलक चुनौती देती थी। वो रात भर ढोलक बजाता रहता था, ये जानते हुए कि उसकी आवाज बीमारी को ठीक नहीं कर सकती, फिर भी वो बजाता था। क्यों? क्या मिलता था उसे या गांव वालों को उस आवाज से? वो आवाज एक मनोवैज्ञानिक सहारा थी। वो मौत के डर के खिलाफ जिंदगी का ऐलान थी। स्रोत बताते हैं कि उस ढोलक की आवाज सुनकर लोगों की बंद होती आंखों के सामने दंगल का दृश्य नाचने लगता था। उन्हें लगता था कि वो अकेले नहीं है, कोई है जो अभी भी लड़ रहा है। शायद मलते हुए लोगों को आंखें मूंदते समय तकलीफ कम होती होगी, क्योंकि वो मौत से डर नहीं रहे थे। कला यहाँ हिम्मत का दूसरा नाम बन जाती है। ये कहानी हमें बार बार उम्मीद देकर फिर तोड़ देती है। लुट्टन ने पूरे गांव को बचाने की इतनी कोशिश की, लेकिन फिर त्रासदी उसके अपने दरवाजे पर पहुंच गई। उसके बेटों के साथ जो हुआ वो तो दिल दहला देने वाला है। उसके दोनों बेटे भी महामारी की चपेट में आ गए और मरते मरते असहनीय दर्द में छटपटाते हुए उन्होंने अपने पिता से एक अजीब सी आखिरी ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने कहा, बाबा, उठा पटक दे वाला ताल बजाओ। ये थोड़ा रुककर, ये पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पिता के लिए इससे मुश्किल घड़ी क्या हो सकती है? और उसने वो ताल बजाई। उसने सिर्फ बजाई नहीं, वो पूरी रात बजाता रहा। चटाक चढ़ता और बीच बीच में अपने बेटों को आवाज देता रहा, मारो बहादुर। वो अपनी कला से अपने बेटों को मौत से लड़ने की हिम्मत दे रहा था। ये एक कलाकार की अपनी पीड़ा पर उसकी कला की जीत का सबसे चरम और सबसे त्रासद उदाहरण है। सुबह उसने देखा, दोनों बेटे बेजान पड़े थे, पेट के बल। उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन उसने राजा की दी हुई रेशमी जांगिया पहनी, कसरत की और फिर अपने दोनों बेटों को कंधों पर लादकर नदी में बहाया। गांव वालों ने सुना तो उनकी हिम्मत ही टूट गई। उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन उस रात भी लोगों ने पहलवान की ढोलक की आवाज सुनी। अपने बेटों को नदी में बहाने के बाद भी वह आदमी ढोलक बजा रहा था। लोगों की हिम्मत दोगुनी बढ़ गई। उन्होंने कहा, पहलवान का कलेजा देखो, 1.5 हाथ का है। अब वो सिर्फ एक कलाकार नहीं था, वो उस गांव की जिजीविशा यानी जीने की इच्छा, उसका प्रतीक बन गया था। वो अपने लिए नहीं, उस पूरे मरते हुए गांव को जिंदा रखने के लिए ढोल बजा रहा था। 4-5 दिन और गुजरे
और फिर एक रात सन्नाटा छा गया। ढोलक नहीं बोली। सुबह जब उसके कुछ शिष्यों से देखने गए तो पहलवान की लाश चित पड़ी थी। जिंदगी भर अजय रहने वाला पहलवान आखिरकार जिंदगी के दंगल में हार गया था। आंसू पोंछते हुए उसके एक शिष्य ने उसकी आखिरी इच्छा सबको बताई। उसने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ। और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। इसके आगे वो शिष्य कुछ बोल नहीं सका। ये कहानी सिर्फ एक पहलवान के उतार चढ़ाव की नहीं है। लुट्टन किसी दूसरे पहलवान से नहीं हारता, वो एक पूरी बदलती हुई व्यवस्था से हारता है, एक ऐसी दुनिया से हारता है जहां उसकी कला के लिए कोई जगह नहीं बची थी। कहानी का अंत एक फटे हुए ढोल की तरह है जिसमें से कोई सुर नहीं निकलता, बस कुछ अनसुलझे सवाल निकलते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जब हम लुट्टन की हार को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये खोखलापन कहाँ था उस पुरानी राजशाही व्यवस्था में जो कलाकार को सिर्फ एक सजावट की चीज समझती थी, या उस नई सभ्य व्यवस्था में जिसके पास कला के लिए कोई दिल ही नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कला की प्रासंगिकता हमेशा किसी व्यवस्था, किसी सत्ता की मोहताज होती है? क्या उसका अपना कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं है? यही वो सवाल है जो रेणु हमारे लिए छोड़ जाते हैं। आज हमारे आसपास लुट्टन जैसे कितने ही लोक कलाकार हैं, कितनी ही कलाएं हैं जो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। उन्हें प्रासंगिक बनाए रखने में हमारी और समाज की क्या भूमिका हो सकती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।